अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम इकोनॉमिक्स माशियात पढ़ रहे हैं। आज का हमारा मेन टॉपिक जो है यूजमंडे के एक चैप्टर है जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स एनालिसिस। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 यानी कि माशियात 11वीं जमात की जो माशियात है उसमें ये दूसरा चैप्टर है। तो इसमें अब हमारे पास जो है सबसे पहले कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स एनालिसिस, सारिफ के रवैये का तज्जिया हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सारिफ का रवैया यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। अब एक सारिफ है, उसकी लातादाद ख्वाहिशात हैं और उन लातादाद ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके पास जो है वो वसाइल जो है वो बहुत थोड़े हैं। उन महदूद वसाइल में रहकर जो वो तगदो कर रहा होता है कि मैक्सिमम जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, तो ये इन दोनों चीज़ों को जो बैलेंस करने का उसका अमल है, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर या सारिफ का रवैया। ठीक है जी। उसके बाद अब सारिफ जो है, एक कंज्यूमर जो है जब अपनी सारी चीज़ों अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जो पैसे खर्च करता है, जो रकम खर्च करता है, उसको हम सर्फ़ दौलत कहते हैं। अब सर्फ़ दौलत जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारा दूसरी जो है वो सब टॉपिक है सारिफ के रवैये में। कंज्यूमर बिहेवियर का दूसरा सब टॉपिक ये है कि सर्फ़ दौलत जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि एक शख्स जो है जब वो खर्च करता है, कोई चीज़ खरीदता है, तो मार्केट में बनी हुई एक चीज़ वो बिकती है, यानी कि मार्केट की जो इकानमी है, जो मईशत है, वो फ्लो में आती है। ठीक है जी। अब आप जितनी जो है वो चीज़ें खरीदना चाहेंगे, जितनी जितनी किसी चीज़ की प्रोडक्ट है या सर्विस है उसकी डिमांड बढ़ती रहेगी, मार्केट को उतनी ही जो है वो चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब फर्ज करें कि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में जो है वो शरबत की जो है वो फर्ज करें डिमांड ज़्यादा है, तो शरबत की जो प्रोडक्शन की कंपनीज होंगी वो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू करेंगे। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर एक मुल्क है उसकी भी जो है वो खुशहाली का अंदाजा इसी तरह से लगाया जाता है कि अगर सर्फ दौलत जो है वो ज़्यादा है, यानी कि लोग ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मुल्क जो है वो इतना खुशहाल नहीं है। अच्छा जी। अब इसमें एक और चीज़ जो है वो डेफिनेशंस कुछ हैं जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम मजीद उनके बारे में पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि यूटिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ की वो खूबी जिससे वो किसी चीज़ की तस्कीन के लिए तस्कीन को पूरा कर सके। अब फर्ज करें कि पानी है, पानी के गिलास पीने से हमारी भूख मिट जाती है, तो हमारी जो है ख्वाहिश की तस्कीन हुई है। अब पानी की ये भी प्यास मिटाता है पानी, तो पानी की जो प्यास मिटाने की जो सलाहियत है, इसको हम कहते हैं अफादा यूटिलिटी। फर्ज करें कि आपको एक गिलास पीने से फर्ज करें कि एक यूटिलिटी मिलती है, दूसरा गिलास पीने से दूसरी दो यूटिलिटी मिलती है, तो ये जो है अफादा है। अच्छा, उसके बाद हम आगे जो है वो दो टॉपिक्स पढ़ते हैं। आगे जो है वो दो डेफिनेशंस हैं, कीमत और कदर। अब कदर क्या होती है कि अब एक चीज है कि उस चीज के बदले में आपको मार्केट में क्या और चीजें मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर कि मैंने ये शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, इस शर्ट को अगर मैं मार्केट में दूं और इसके बदले में क्या मुझे दो सॉक्स मिल सकती हैं। अगर मुझे दो सॉक्स मिल जाती हैं तो इसकी कदर जो है वो दो सॉक्स है। इसी तरह से जब हम कदर को जो है वो पैसों की सूरत में यानी कि रुपए की सूरत में लिखते हैं तो उसको हम कीमत कहते हैं। यानी कि आप फर्ज करें कि ये एक शर्ट है, इसकी जो है वो ये 200 रुपए की है, तो ये इसकी कदर की कीमत है। यानी कि कदर को जब हम रुपए की सूरत में लिखेंगे तो वो उसकी कीमत कहलाएगी। ठीक है जी। अब कोई भी चीज जो है, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक और इम्पोर्टेंट जो है वो चीज पढ़ लेते हैं, किसी शय में वैल्यू कब आती है, यानी कि किसी चीज में कदर कब आती है, वैल्यू। उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, अफादा, कामयाबी और इंतकाल पजीरी, यानी कि यूटिलिटी, स्कैर्सिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी। यूटिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि किसी चीज की वो खूबी जो किसी ख्वाहिश की तस्कीन करने में इस्तेमाल होती है, तस्कीन को पूरा करने में इस्तेमाल होती है। अब फर्ज करें कि रोटी है, उसकी खूबी यह है कि वो भूख मिटाती है। ठीक है जी। अब रोटी की कदर में पहली चीज तो पूरी हो गई, यानी कि उसमें अफादा तो है। अच्छा, दूसरी चीज उसमें कामयाबी, स्कैर्सिटी, यानी कि वो हम पैसे लेकर खरीद सकते हैं, वो ऐसे आपको अवेलेबल रोटी नहीं होती, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये कामयाबी है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंतकाल पजीर, यानी कि एक शख्स से दूसरे शख्स में
मुंतकिल की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है, यानी कि मेरे पास रोटी है, मैं किसी और शख्स को दे सकता हूँ, तो ट्रांसफरेबिलिटी भी है इसमें, यानी कि अब रोटी है उसमें अफादा भी है, कामयाबी भी है, इंतकाल पजीरी भी है, यानी कि यूटिलिटी, स्कैर्सिटी और ट्रांसफरेबिलिटी भी है। तो इसका मतलब ये है कि रोटी में जो है क्या है, वैल्यू है, यानी कि कदर है। ठीक है जी। तो किसी चीज में वैल्यू देखने के लिए हमें ये तीन चीजें देखनी पड़ती है। कोई अगर आपको कहे कि जी फलां एक चीज है, उसमें वैल्यू है कि नहीं है, तो उसके लिए आप चेक करेंगे क्या उससे इसकी यूटिलिटी है, क्या इसकी स्कैर्सिटी है, क्या इसकी ट्रांसफरेबिलिटी है। तो आज हमने जो है वो छोटे छोटे जो है वो टॉपिक्स पढ़े हैं, कंसेप्ट्स पढ़े हैं, जिसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा है, उसके बाद हमने कंजम्पशन की जो है इंपॉर्टेंस पढ़ी है, उसके बाद हमने यूटिलिटी, प्राइस एंड वैल्यू पढ़ी है, उसके बाद हमने किसी प्रोडक्ट या सर्विस में वैल्यू कब होगी ये पढ़ा है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स एनालिसिस, जो कि इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का दूसरा चैप्टर है। अब इसमें हम यूटिलिटी के इसमें टॉपिक्स पढ़ते हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। मुख्तलिफ जो है वो एस्पेक्ट्स हैं यूटिलिटी के, उनको हम आज पढ़ने की कोशिश करते हैं। अफादा के मुख्तलिफ पहलू यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी। अब सबसे पहले उसमें है इब्तदाई अफादा या इनिशियल यूटिलिटी। अब किसी चीज का एक यूनिट जो है जब आप लेते हैं तो उससे जो आपको अफादा होता है उसको हम कहते हैं इब्तदाई अफादा या इनिशियल यूटिलिटी। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कहते हैं कि किसी शख्स ने पानी का एक गिलास जो है वो पिया है और उसे 10 अफादा हुआ है। तो पहले गिलास पीने से जो उसका अफादा हुआ 10, ये इसकी जो है वो इनिशियल यूटिलिटी है कि आई यू मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब किसी चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने से जो यूटिलिटी हासिल होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब फर्ज करें कि एक शख्स ने दूसरा गिलास पिया है और उससे उसका अफादा हुआ है 20, तो मार्जिनल यूटिलिटी हम 20 में से 10 माइनस करेंगे तो वो हो जाएगी 10। ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है जी। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट एक किसी चीज का लेने से जो आपको अफादा हासिल होता है। अब पहला यूनिट लेने से आपका फायदा हुआ 10, दूसरा यूनिट लेने से आपका फायदा हुआ 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम 20 माइनस 10 करेंगे, यानी कि 10 आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। अच्छा जी। अच्छा जी, उसके बाद हम करते हैं मस्बत अफादा यानी कि पॉजिटिव यूटिलिटी। अब किसी चीज के एक्स्ट्रा यूनिट लेने से कुल अफादा बढ़ता रहे और मार्जिनल यूटिलिटी जीरो ना हो जाए तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव यूटिलिटी या मस्बत अफादा। सिफर अफादा ये है कि जब हम किसी चीज के एक्स्ट्रा यूनिट लेते रहते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सिफर अफादा। ठीक है जी। यानी कि जीरो यूटिलिटी। अब फर्ज करें कि हमने तीसरा यूनिट लिया और हमारी यूटिलिटी जो है ना फिर भी 20 रही, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 10 रही। यहाँ पर आपका मस्बत अफादा चल रहा है। उसके बाद फिर चौथा यूनिट, सॉरी यहाँ पर अगर हम 25 ले लेते हैं, चौथा यूनिट लिया तो आपका जो है जो अफादा था वो 25 रहा, यानी कि अब आपका अफादा जो है वो बढ़ नहीं रहा है। तो अब आपकी यूटिलिटी क्या हो गई है, 25 माइनस 25 मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जीरो हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये सिफर अफादा है। इसी तरह से अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है लेकिन आप फिर भी किसी चीज की यूनिट लेते रहते हैं तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव यूटिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना। फर्ज करें कि आपने पांचवा यूनिट लिया है, अब आपकी यूटिलिटी जो है वो 15 हो गई है। अब यहाँ पर आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी -10 हो जाएगी। 15 माइनस 25 वो -10 हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपका होगा मनफी अफादा। तो कुल अफादा क्या होता है, कुल अफादा यानी कि टोटल यूटिलिटी किसी भी चीज के जितने आप यूनिट लेते रहेंगे उसका जो टोटल जो है आपकी यूटिलिटी यानी कि मजमूई कलेक्टिव यूटिलिटी होती है उसको हम कहते हैं कुल अफादा या टोटल यूटिलिटी। अब इसको इन तमाम जो है एस्पेक्ट्स को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक टेबल है। इस टेबल की मदद से हम पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी, इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और फिर हम उसका एक ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर आप टेबल में देखें कि हम फर्ज करेंगे, मैं यहाँ पर यूनिट जो है फर्ज करेंगे एप्पल की यूनिट ले लेता हूँ।
अब हम एप्पल का पहला यूनिट लेते हैं तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो 20 है, ठीक है जी। तो ये आपकी इनिशियल यूटिलिटी है, यानी कि पहली यूटिलिटी, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 20 है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, दूसरा यूनिट लिया, आपका टोटल अफादा जो है वो 35 हो गया, तो मार्जिनल यूटिलिटी 35 माइनस 20 ये आपकी आ जाएगी 15, ठीक है जी। तीसरा यूनिट लिया, ठीक है जी, 45 माइनस 35 आपका हो जाएगा 10। फिर चौथा यूनिट लिया 50 माइनस 45 ये हो जाएगा 5। फिर पांचवा यूनिट लिया, अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है वो कोई तब्दीली नहीं हुई है यूटिलिटी में, तो मार्जिनल यूटिलिटी 50 माइनस 50 जीरो हो गई है। फिर छठा यूनिट लिया, आपने क्या देखा कि अब आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो कम हो गई है, यानी कि 45 हो गई है, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी -5 हो गई है। फिर सातवें यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी मजीद कम हो गई है, यानी कि ये हो गई है 35। 35 माइनस 45 माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपकी जो है वो पॉजिटिव यूटिलिटी है, ये आपकी हो गई पॉजिटिव यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ 20 से लेकर 50 तक आपकी यूटिलिटी बढ़ रही है। फिर 50 से 50 तक जो है वो आपकी हो गई जीरो यूटिलिटी, और 50 से 35 तक आपकी माइनस यूटिलिटी हो गई है। अब इसको हम एक ग्राफ की मदद से देखते हैं। अब y एक्सिस पर हम जो है वो यूटिलिटी को रखते हैं, और x एक्सिस पर जो है वो हम टोटल यूनिट्स रखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर जीरो, अब सबसे पहले हम टोटल यूटिलिटी का जो है वो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। अब पहले पहले यूनिट पर आपकी टोटल यूटिलिटी थी 20, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है वो यूनिट्स जो है वो भी बना लेते हैं। अब ये देखें, पहले यूनिट पर जब लिया तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी थी वो थी 20, ये पॉइंट है हमारा, ठीक है जी। इसको फर्ज करें कि मैं एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ। उसके बाद दूसरा यूनिट हमने लिया तो हमारी यूटिलिटी हो गई 35, ये दूसरा आपका यूनिट हो गया, और आपकी ये है दूसरी यूटिलिटी, यहाँ पर जो है 35 हो जाती है, ठीक है जी। इसको मैं भी पॉइंट का फर्ज करें नाम दे देता हूँ। उसके बाद तीसरा यूनिट लिया, ये आपका तीसरा यूनिट है, और तीसरे यूनिट पर आपकी जो है वो यूटिलिटी है जी 45, ये आपका तीसरा यूनिट है, और यहाँ पर जो है आपकी यूटिलिटी है 45, इसको हम सी पॉइंट का नाम दे देते हैं। चौथा यूनिट लिया, ये आपने चौथा यूनिट लिया, यहाँ पर आपकी यूटिलिटी जो है वो 50 तक चली गई है, ये आपकी यूटिलिटी डी पॉइंट है, ये 50। फिर पांचवें यूनिट पर भी आपकी यूटिलिटी 50 ही रहती है। फिर आपने छठा यूनिट लिया है, फिर आपकी यूटिलिटी अब कम होना शुरू हो गई, अब ये 45 हो गई है, ये छठा यूनिट है। यहाँ पर आपकी यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर आ गई है, नीचे आ गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आपने सातवां जो है यूनिट लिया है, तो आपकी यूटिलिटी मजीद कम हो गई है, सातवें पर आपकी यूटिलिटी जो है वो 35 हो गई है, तो ये है 35 आपके पास ये। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे जो है एक लाइन की मदद से जो है वो मिला देते हैं। ये आपकी जो कर्व है ये टोटल यूटिलिटी की है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ से आपकी यूटिलिटी जो है वो डी पॉइंट का जो है वो बढ़ी है, उसके बाद फिर इक्वल नहीं है, उसके बाद ये कम होना शुरू हो गई है, ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। उसके बाद हम मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाते हैं। अब पहले पॉइंट पर जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो 20 थी, ठीक है जी। ये पहला यूनिट है, यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, ठीक है जी। दूसरे पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 15 हो गई है, ये दूसरा पॉइंट है जी आपका, ये यहाँ पर जो है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 15 है।
उसके बाद तीसरे पर आपकी 10 हो गई है, ये तीसरा है, यहाँ पर जो है वो 10 है। चौथे पर आपकी 5 है, ये चौथा हो गया, और यहाँ पर जो है आपकी पांचवें यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। छठे यूनिट पर -5 हो गई है, यहाँ पर जो है वो छठा यूनिट है, ये यहाँ पर -5 बना लेते हैं। और सातवें यूनिट पर जो है वो -10 हो गई है। अब यहाँ से जो है वो हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस लाइन बनाते हैं, ये है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो मुसलसल जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब इसको आप इस तरह से देखें कि फर्ज करें कि आपको प्यास लगी हुई है, तो पहला पहला गिलास आपने पिया, शदीद प्यास थी, उसमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी थी। फिर दूसरा गिलास पिया तो आपकी जो यूटिलिटी मजीद कम हो गई। फिर आपने तीसरा गिलास पिया तो उसकी उस तीसरे गिलास की यूटिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर फिर भी प्यास लगी है तो चौथे गिलास पे आपकी यूटिलिटी बिल्कुल बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। पांचवा फिर अगर आपकी जीरो यूटिलिटी है, छठा आप पिएंगे तो माइनस यूटिलिटी पे पहुंच जाता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूटिलिटी पढ़े, जिसमें हमने पहले इनिशियल यूटिलिटी पढ़ा, फिर मार्जिनल यूटिलिटी, फिर पॉजिटिव यूटिलिटी, फिर जीरो, फिर नेगेटिव और टोटल यूटिलिटी, फिर हमने टेबल और ग्राफ की मदद से जो है वो यूटिलिटी के इन सारे कांसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो है लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर बिहेवियर में हम पढ़ते हैं कानून तकलीद अफादा मुख्ततम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी सबसे पहले हम तारीफ पढ़ते हैं कि जब हम किसी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ इस्तेमाल करते रहते हैं तो वक्त के साथ साथ उसका अफादा कम होता रहता है। ठीक है, एक वक्त आता है कि अफादा जीरो हो जाता है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो जीरो हो जाती है और फिर वो माइनस भी होना शुरू हो जाती है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने पहला सेब खाया, ठीक है जी, तो उसकी यूटिलिटी थी, दूसरा खाया तो यूटिलिटी उसकी कम हो गई है, तीसरा खाया तो यूटिलिटी मजीद कम हो गई है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका आप सेब खाने को दिल नहीं चाह रहा होगा। ठीक है जी, अब उसको हम मिसाल के तौर पर मिसाल एक हम देखते हैं, टेबल है हमारे पास। अब यहाँ पर फर्ज करें कि एक मिसाल एप्पल है, उसका आपने पहला यूनिट लिया तो उससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20, फिर दूसरे पे 15, तीसरे पे 10, चौथे पे 5, पांचवें पे 0, छठे पे -5 होगी और सातवें पर जो है वो -10 हो गई है। अब इसको हम एक ग्राफ की सूरत में देखते हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को रखते हैं और यहाँ पर हम किसी उस चीज की यूनिट्स को रखते हैं। ठीक है जी, अब देखें ये है, हमने यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर जो है वो यूनिट्स रखे और वाई एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी रखी है। आप देखें कि पहले यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आप यूनिट्स रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। अब आपका जो पहला यूनिट है इस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 20 है। ठीक है जी, ये आपका पहला यूनिट है और इस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। दूसरा यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी आपकी जो है वो 15 हो गई है। ठीक है जी, उसके बाद तीसरे यूनिट पे आपकी 10 हो गई है। ये आपका तीसरा यूनिट है, इस पर आपकी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कम होकर 10 हो गई है। चौथे यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो गई है। उसके बाद पांचवें यूनिट पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई
ठीक है जी। उसके बाद छठा यूनिट है, उस पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो -5 हो गई है इस यूनिट पर। यहाँ पर आपकी -5 हो गई और सातवें यूनिट पर जो है वो -10 हो गई है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को जो है वो मिला देते हैं इस तरह से। ये देखिए, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी की जो कर्व है, यानी कि डाउनवर्ड्स है। आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती हुई नीचे बिल्कुल यहाँ पर 0 हो गई और यहाँ पर जो है वो माइनस में चली गई। यहाँ पर -5 हो गई है और -10 हो गई है। अब यहाँ से हमें डेफिनेशन को समझने में आसानी हो जाती है कि किसी चीज़ के ज़्यादा यूनिट के एक्स्ट्रा यूनिट के साथ साथ उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। अब इस लॉ को पढ़ने के लिए हमारे पास जो कुछ अजम्पशंस हैं, यानी कि कुछ चीजें अगर तब्दील नहीं होंगी तो ही ये कानून जो है वो हमारा लागू होता है, अदरवाइज लागू नहीं होगा। सबसे पहले कंटिन्यूअस यूज होना चाहिए, मुसलसल और लगातार इस्तेमाल। अच्छा जी, अब फर्ज करें कि आप एप्पल खा रहे हैं, आपने पहले दिन पहले सुबह एप्पल खाया, फिर दोपहर में, फिर शाम में एप्पल खा लिया है, ठीक है जी। तो वहां पर जो है वो कानून जो है ये लागू नहीं होता है मुसलसल, यानी कि अगर आपने एक खत्म किया तो उसके बाद दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया। अच्छा जी, मुनासिब मिकदार होनी चाहिए। आप फर्ज करें कि आप एप्पल की जो है वो एक क्वांटिटी जो है आपकी मुनासिब होनी चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि इतना सा छोटा सा एप्पल खा लें, इतना बड़ा एप्पल खा लें। मुनासिब उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो तकरीबन बराबर होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा जी, सेम नौयत की जो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें वो एक ही नौयत की होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक एप्पल आप खा रहे हैं, या मिसाल के तौर पर हम अगर शरबत की मिसाल लेते हैं कि एक शरबत का गिलास आपने पिया मीठा, दूसरा आपने जो है कोई नमकीन कोई शरबत पी ली है, तो वो फिर डिफरेंट चीज हो जाती है। इस तरह से ज़हनी कैफियत भी ना बदले, यानी कि चेंज इन एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो उस टाइम जो मेंटेलिटी है उसके बारे में वो तब्दील ना हो। अच्छा जी, उसके अलावा शय की छोटी इकाइयों में तकसीम, डिविजिबिलिटी, यानी कि वो चीज़ जो है वो छोटी इकाइयों में भी तकसीम हो सकती हो, यानी कि एप्पल है तो उसको काट कर भी आप खा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आमदनी ना बदले, आप फर्ज करेंगे अगर आपकी इनकम में तब्दीली आ जाती है तो फिर ये कानून लागू नहीं होगा, ठीक है जी। अगर आपकी इनकम जो है इनकम जो है वो सेम रहेगी तो ही आप पे ये कानून जो है वो लागू हो सकता है। अच्छा जी, ये तो थी कुछ उसकी assumptions, ठीक है जी। उसके बाद हम इसकी पढ़ते हैं कुछ लिमिटेशंस हैं कि कुछ चीजों पर जो है वो एक कानून जो है वो लागू नहीं होता है। मिसाल के तौर पर दौलत है, आपके पास पैसा है, उस पर जो है वो ये कानून लागू नहीं होता है। मतलब अगर आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो क्या उसकी आपकी मैच्योरिटी कम हो जाएगी? नहीं होगी, बल्कि वो बढ़ती रहेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका जो है वो कानून जो है वो लागू नहीं। इसी तरह से इल्म और फन के मामले में भी यही है कि इल्म के मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा जो है इल्म पूरा हो गया है, अब जो है मैं मजीद पढ़ूंगा तो वो नेगेटिव यूटिलिटी आ जाएगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। इस तरह से कीमती और नायाब अशिया होती है, रेयर एंड प्रीशियस गुड्स, कीमती अशिया के लिए भी इंसान का जो है वो यूटिलिटी उसकी कम नहीं होती है, उसकी यूटिलिटी उनके लिए बढ़ती रहती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो भी कानून आपका लागू नहीं होता। इसी तरह से तारीखी नवादरात या हिस्टोरिकल फंडिंग, जो चीज़ें तारीखी तौर पर अहम होती हैं, फर्ज करें कि कोई पुराने ज़माने के सिक्के मिल गए हैं, अगर आपको एक मिला है दूसरा अगर मिलेगा तो उसकी यूटिलिटी जो है वो कम नहीं होगी। अच्छा जी, इसके अलावा नार्कोटिक्स हैं, नशा और अशिया है, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए मजीद नशा करने में उसकी यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ये नहीं कह सकते कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है। इसी तरह से ज़ेबाइश और आराइश की अशिया, फैशन की अशिया है। अब खवातीन अक्सर जो है वो एक सूट लेती हैं तो दूसरा सूट लेते वक्त उनकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है जी। तो ये कुछ हैं हमारे पास जो इसकी लिमिटेशंस है कि इन चीज़ों पर जो है वो ये कानून लागू नहीं होता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या कानून तकलील अफादा मुहतम क्या है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद हमने टेबल और चार्ट की मदद से उसको, ग्राफ की मदद से उसको देखा है। उसके बाद हमने इसकी असम्पशंस पढ़ी हैं और इसकी हमने जो है लिमिटेशंस पढ़ी है। ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि कानून मसावी अफादा मुहतम या कानून इस्तबदाल, इसको हम दूसरे तरह कहते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब एक कस्टमर है, एक सारिफ है, एक कंज्यूमर है, जब वो कोई चीज खरीद रहा होता है तो उसकी कोशिश होती है कि जितना भी उसके पास पैसे हैं उससे उसकी मैक्सिमम जो है उसको मार्जिनल यूटिलिटी
हासिल हो। जितनी भी वो चीज़ें खरीदे उससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अच्छी खासी हासिल हो। ये नहीं कि एक चीज़ से उसको ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हो रही है, दूसरी चीज़ से बिल्कुल कम हासिल हो रही है, तो वो फिर अपनी रकम को सही तरह से खर्च नहीं कर सकता है, वो उसको बराबर रखना चाहता है। ठीक है जी, तो ये कानून हमें इस बारे में बताता है। तो इसकी तारीफ हम पढ़ते हैं। अब एक सारिफ है, वो चीज़ों को खर्च चीज़ों पे खर्च इस तरह से करता है, इस तरह से तब्दील कर करके खर्च करता है कि तमाम चीज़ों से उसको जो मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हो वो बराबर हो। एक सारिफ को अपने खर्च को बदल बदल कर तरतीब देना चाहिए, यानी कि जो चीज जिस चीज को खर्च कर रहा है उसकी जो तरतीब है, उसके जो पैटर्न्स है उसको तब्दील करने चाहिए, चेंज करने चाहिए, कि वो बाजार से जितनी भी अशिया खरीदे उन सब के मुख्तदम अफादे आपस में बराबर हो जाए, यानी कि तमाम चीज़ों के जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर करे। अगर वो एक पेन खरीद रहा है और अगर एक एप्पल खरीद रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इन दोनों चीज़ों से वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसी सूरत में ही वो में ही खरीद करदाशिया का कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अगर तमाम जो चीज़ें उसने खरीदी हैं अगर उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा होगी तो ही उसकी जो टोटल यूटिलिटी होगी तमाम चीज़ों की वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और यही एक कस्टमर एक कंज्यूमर की जो है वो ख्वाहिश होती है कि वो मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी हासिल करे। ठीक है जी, द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विल बी अचीव्ड, कि मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी तभी हासिल होगी if consumer divides his expenditure on various goods in such a way that कि एक consumer है वो अपने expenditure को मुख्तलिफ चीजों पर इस तरह से तकसीम कर देता है that the marginal utility of the last unit of the money spent on various goods remains the same, के जो चीजें खरीदी हैं उनका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बराबर है। अब इस चीज को समझने के लिए हमने एज्यूम किया है कि एक कंज्यूमर है उसके पास टोटल जो है वो 5 यूनिट है मनी के, जर के 5 यूनिट है। अब वो उसको दो चीजों पर खर्च करता है, एक चीज है उसके पास वीट है यानी कि आटा है, और दूसरी चीज है उसके पास घी। ठीक है जी, अब इन दो चीजों पर जो है वो कंज्यूमर खर्च करता है अपनी टोटल जो है वो रकम। अब यहाँ पर जो है एक टेबल आपको दी गई है, इस टेबल में आप देखेंगे कि पहली जब यूनिट ऑफ मनी है उसके पास, ठीक है, तो उससे उसने जो खर्च किया उससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी जो घी की सॉरी जो आटे की मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई वो 24 थी और घी की जो है वो 20 हासिल हुई। दूसरे यूनिट खर्च करने पर फिर जो है वो 20 और फिर 16, तीसरे यूनिट खर्च करने पर 16 और 12, चौथे यूनिट पर 12 और 8, पांचवें यूनिट पर 8 और 4। ठीक है जी, तो अब उसने इस तरह से खर्च करना है कि दोनों चीजों की जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो दोनों चीजों की बराबर है, कि अगर वो तीन तीन यूनिट जो है वो खरीदे इसके वीट के और 2 यूनिट जो है वो खरीदे घी के, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उसकी बराबर होगी। अब हम इसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो काउंट करते हैं। अब वीट की जो है वो टोटल यूटिलिटी क्या है, वीट की टोटल यूटिलिटी जो है उसके पास है 24 जमा 20 जमा 16, 60 जो है उसके पास वीट की टोटल यूटिलिटी है, और घी की जो है उसके पास टोटल यूटिलिटी है 36। ठीक है जी, तो इन दोनों चीजों की जो टोटल यूटिलिटी उसके पास आएगी वो 96 होगी। अब अगर देखें कि अगर वो सिर्फ जो है वो घी पर ना खर्च करे और वो सिर्फ आटे पर खर्च करता रहे तो उसको टोटल यूटिलिटी जो है वो 80 हासिल होगी। यहाँ पर आप देखिए टोटल यूटिलिटी 80 हासिल हो रही है। अब यहाँ पर अगर वो आटे पर खर्च ना करे सिर्फ घी पर खर्च करे तो टोटल यूटिलिटी उसको हासिल हो रही है 60। तो यहाँ इन दोनों सूरतों में उसकी टोटल यूटिलिटी इससे कम है। अब यहाँ पर जो है हमने इन तीन चीजों की जो है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कैलकुलेट की है और टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट की है आटे की और उसके बाद घी की, तो दोनों को जब हमने जमा किया है तो उसकी मैक्सिमम जो टोटल यूटिलिटी थी वो 96 आई हमारे पास, उसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो 96 है। तो यहाँ पर जो है वो कानून मसावी अफादा मुख्तलिफ जो है वो अप्लाई होता है। अब हम इस जो हमारे पास जो टेबल है अब इसके जरिए हम जो है एक ग्राफ बनाते हैं और उसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एक्स एक्सिस पर जो है वो मनी की जो है वो इकाया रखते हैं, इनके ज़र की इकाया रखते हैं, और वाई एक्सिस पर जो है हम क्या रखते हैं, मुख्तम अफादा रखते हैं। तो ये आपके एक्स एक्सिस हो गए और ये आपके पास जो है वो वाई एक्सिस हो गए। अब एक्स एक्सिस पर आपने क्या रखना है, मनी की इकाया रखनी है। ये पहली इकाई हो गई, ये दूसरी इकाई, ये तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी।
अब यहाँ पर आप देखिए कि मैक्सिमम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 24 है और मिनिमम जो है वो 4 है। तो हम यहाँ पर जो है वो 4 के पीरियड्स में जो है वो हम यहाँ पर पॉइंट्स लगाएंगे। यहाँ पर 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20 और फिर 24। ठीक है जी। अब हमने y एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी को रख लिया, x एक्सिस पर जो है वो यूनिट्स ऑफ मनी रख लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं किसका, आटे का। तो आप देखेंगे पहले यूनिट जब था तो मार्जिनल यूटिलिटी आटे की थी 24, ये पहला यूनिट है। ठीक है जी। यहाँ पर जो है वो 24 उसकी जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। अच्छा जी। उसके बाद दूसरे यूनिट पर उसकी 20 है, ये 20 हो गई और ये है जी दूसरा यूनिट। अच्छा जी। तीसरे यूनिट पर 16, उसके बाद चौथे यूनिट पर है 12, उसके बाद पांचवें यूनिट पर है 8। यहाँ पर जो है आप इन तमाम जो पॉइंट्स हैं आपके पास आए हैं, इन तमाम पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व आ जाएगी आपके पास वी की। ये इसको हम एम यू का नाम देते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है वी की। अच्छा जी। उसके बाद हम घी का जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाते हैं। अब पहले यूनिट पर घी का है 20, ये पहले यूनिट पर जो है ये 20 हो गया। ठीक है जी। दूसरे यूनिट पर है 16, ये दूसरे यूनिट पर हो गया 16। अच्छा। उसके बाद तीसरे यूनिट पर है जी 12, ये तीसरा यूनिट है और ये है 12। अच्छा जी। उसके बाद है चौथे यूनिट पर 8, ये चौथा यूनिट है और यहाँ पर जो है वो 8 हो गया। और उसके बाद है पांचवें यूनिट पर 4, ये पांचवा यूनिट है जी, यहाँ पर जो है वो चौथा हो गया। ठीक है जी। उसके बाद आप इन सारे पॉइंट्स को जो है वो मिला देंगे तो ये आपके पास है एम डैश यू डैश जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी आ गई है किस चीज की, घी की। मुफ्त मफादा आपके पास आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि आटे का मुफ्त मफादा आपको तीसरे यूनिट पर जो है वो हासिल होता है और यहाँ पर जो है 16, इन दोनों के जो है हम देखते हैं यहाँ पर कौन से पॉइंट्स जो है वो हमारे पास हासिल होते हैं। ये एक्स एक्सिस पर जो है हमारे यूनिट्स ऑफ मनी है, वाई एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। तो तीसरा जो है ज़र की इकाई में आटे का अफादा मुफ्तम आता है हमारे पास 16, ये तीसरा यूनिट था और ये है जी आपके पास 16। ठीक है जी। अच्छा। इधर से दूसरा यूनिट था और ये है 16, ये आपका दूसरा यूनिट और ये है 16। अब ये जो है टोटल यूटिलिटी है, इसको फर्ज करें कि मैं सी डैश सी डी का नाम दे देता हूँ, सी डैश डी डैश का नाम देता हूँ। अब ये जो है सी डी, ये टोटल यूटिलिटी है किसकी, घी की। टोटल यूटिलिटी है घी की। और सी डैश डी डैश पर टोटल यूटिलिटी है जी, टोटल टोटल यूटिलिटी है हमारे पास वीट की यानी कि आटे की। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये टोटल, ये आपके पास जो है ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, सी डी और सी डैश डी डैश है वो बराबर। अब यहाँ पर हमने देखा कि हमें जो टोटल यूटिलिटी हासिल होती है वो इन पॉइंट्स पर जो है वो बराबर हासिल होती है। यहाँ पर जो है वो टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी जो है वो हमारे पास आ जाती है और मार्जिनल यूटिलिटी जो है सी डैश और डी डैश पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर होती है। हमने यहाँ पर देखा कि अब हम ये देखते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ मनी है और वाई एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस पर जो है वो यूनिट्स ऑफ मनी है और वाई एक्सिस पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है।
अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 यूनिट जब वो खर्च करता है, ठीक है जी, आटे पर, तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है 16, ठीक है जी। तो ये 3 यूनिट है और ये उसके बाद जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी है 16, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 2 यूनिट घी पर खर्च करता है और मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है उसको 16 मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है। ये 2 यूनिट खर्च की और 16 उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई। तो इसको आप जो है वो सी डी का पॉइंट्स का नाम देते हैं और इसको सी डैश और बी डैश पॉइंट का नाम देते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर और मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जो है वो बराबर है। तो यहाँ पर हमें अब आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि इस तरह से उसने खर्च किया है ज़र की इकाइयों को कि उसको दोनों चीज़ों पर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बराबर हासिल हुई है। ये था जी हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इसमें हमारा सब टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, सारिफ का तवाज़ुन क्या है। सारिफ का तवाज़ुन जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी हासिल होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइडेड बाय प्राइस ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी divided by product B is equal to marginal utility of product C divided by product की प्राइस, C प्रोडक्ट की प्राइस, ठीक है जी, is equal to marginal utility of N divided by price of N। यानी कि पहली प्रोडक्ट की प्रोडक्ट A है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम तकसीम करेंगे उसकी प्राइस पर और वो बराबर हो दूसरी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी को डिवाइड करेंगे जब हम उसकी प्राइस पर। उसको समझने के लिए हम जो है एक टेबल का सहारा लेते हैं। आप फर्ज करें कि कंज्यूमर है, उसके पास टोटल जो है वो 20 रुपीस है, ठीक है जी। अब प्रोडक्ट एक्स है, उसकी कीमत है 4 रुपीस पर यूनिट, ठीक है जी, और प्रोडक्ट वाई जो है उसकी कीमत है 3 रुपीस पर यूनिट। अब हमारे पास जो है वो ये टेबल है जिस पर जहां पर जो है वो मुफ्त इकाइयां खरीद रहा है प्रोडक्ट्स की, ठीक है जी। अब फर्ज करें कि पहली इकाई खरीदता है तो एक्स शेयर का जो है वो एक्स प्रोडक्ट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 34 है, वाई प्रोडक्ट का जो है उस पर 30 है। तो इसका जो इक्विलिब्रियम हासिल होगा वो हमारे पास होगा जब दूसरे यूनिट पर जब 32 जो है, जब एक्स प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी 32 होगी और वाई की जो है मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 24 होगी, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर इसको देखते हैं, इसी फार्मूले में पुट करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी है ए की 32, ठीक है जी। ए की कितनी मार्जिनल यूटिलिटी है हमारे पास 32 और ए की प्राइस है 4, ठीक है जी, इज इक्वल टू बी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी है 24 डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस 3। यहाँ पर जो है जवाब आएगा हमारा 8 और यहाँ पर जवाब आएगा 8 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा जो है वो फार्मूला जो है वो प्रूव होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर अगर हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो क्या हम देखते हैं कि उसने जो 20 रुपए थे क्या वो टोटल सारे खर्च हुए, उससे ज्यादा खर्च हुए, उससे कम खर्च हुए? तो हम उसको देखते हैं। आप देखेंगे एक्स प्रोडक्ट उसने 2 यूनिट खरीदे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय उसकी प्राइस 4, तो जवाब आ जाएगा हमारे पास 8। अच्छा, इसी तरह से वाई प्रोडक्ट की उसने टोटल यूनिट्स खरीदे हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 3, 12, 8 प्लस 12 तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 20। तो उसने 20 रुपीस जो है वो खर्च किए हैं। अच्छा, 20 रुपीस उसने खर्च किए। अब हम ये देखते हैं क्या कि यहाँ पर जो है वो टोटल यूटिलिटी कितनी है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी तो ही तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर हमारा होगा। अब टोटल यूटिलिटी एक्स प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी हमारे पास आती है 34 प्लस 32 66 जो है। अच्छा, बाई प्रोडक्ट की हमारे पास आती है 30 प्लस 28 प्लस 26 प्लस 24, इसको हम प्लस करते हैं 108। अब बाई प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी जो है 108 है, एक्स की जो है 166 है। 108 प्लस 66, तो ये टोटल यूटिलिटी जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाती है 174। अच्छा जी, अब यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या बाकी किसी कॉम्बिनेशन पर हमारे पास ये चीज जो है वो हासिल होती है कि नहीं। अब हम फर्ज करें कि इसका हम 1 यूनिट ले लेते हैं और इसके जो है वो 5 यूनिट ले लेते हैं, तो हम फिर जो है वो चेक कर लेते हैं।
आप फर्ज करें इसका एक यूनिट लेते हैं 34, मार्जिनल यूटिलिटी 34 है और प्राइस ए है जी, ए की है 4। 8.5 हमारे पास इसका जवाब आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा आप देखते हैं कि इक्वल होता है कि नहीं। अब बी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी है 22 डिवाइडेड बाय 3, ये 7.3 ऑलमोस्ट आ जाता है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पैटर्न, अगर ये कॉम्बिनेशन लेके एक यूनिट हो जी एक्स प्रोडक्ट का और 5 यूनिट हो वाई प्रोडक्ट के, तो हमारे पास जो है वो ये चीज नहीं आती है। तो इस अच्छा उसके बाद आप टोटल यूटिलिटी का आउट कर लेते हैं कि क्या टोटल यूटिलिटी हमारे पास आती है कि नहीं आती है, ठीक है जी। टोटल यूटिलिटी हम जब काउंट करते हैं तो आप फर्स्ट करेंगे इसकी एक्स प्रोडक्ट टोटल यूटिलिटी 34 है। अब वाई प्रोडक्ट्स की जो है आप टोटल यूटिलिटी चूंकि उसमें 5 यूनिट जो है वो ले लिए है, तो वाई की टोटल यूटिलिटी हम प्लस कर लेते हैं। 130 हमारे पास जो है इसकी y की जो है टोटल यूटिलिटी आ जाती है। अब x और y की टोटल यूटिलिटी को हम जमा करते हैं तो हमारे पास 4, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी 164 है, जबकि पहले हमारे पास जो है 174 आई थी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी यानी कि -10 हो गई है। तो ये जो है कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम है। क्यों कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम है? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ए इज नॉट इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, ठीक है जी। तो अच्छा जी, ये हमारा आज का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम। इसको हमने इसकी जो है फार्मूला देखा, डेफिनेशंस देखी, उसके बाद हमने इसको ग्राफ की मदद, एक चार्ट की मदद से इसको हल किया है और उसके बाद कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम को भी हमने देखा है। ये हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमारा मेन टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो कंज्यूमर्स बिहेवियर है, यानी कि सारिफ का रवैया। और आज इसमें हमारा जो है वो सब टॉपिक हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। आज हम उसकी जो है अजम्पशंस और लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी की हमने अजम्पशंस और लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस यानी कि इसकी हमने मफरूजात, हदूद और खामियां जो है वो आज पढ़नी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए इसकी अजम्पशंस पढ़ते हैं, यानी कि इसके मफरूजात क्या हैं, कौन सी बातें हम फर्ज करेंगे तो ये ला हमारा ठीक रहेगा, अदरवाइज हमारा ये ला जो है वो गलत साबित होगा अगर वो चीज़ें हम फर्ज नहीं करते हैं। अब सबसे पहले उसमें बात ये है कि जो कंज्यूमर होता है वो रेशनल होता है, यानी कि बाशऊर होता है, यानी कि वो सही तरीके से डिसीजन ले सकता है अपने एक्सपेंडिचर्स के बारे में, अपने अखराजात के बारे में कि उसने कहाँ कितना खर्च करना है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, अगर एक जो कंज्यूमर है वो अगर बाशऊर नहीं है, रेशनल नहीं है, वो लेट सपोज कि एक शख्स है, उसकी आमदनी जो है वो 50,000 रुपया है, तो उसने इस तरह से करना है तो कि उसको तमाम जो चीज़ें हैं उनमें से मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल हो। लेकिन अगर फर्ज करेंगे वो अपनी आमदनी से भी ज़्यादा खर्च करने लग जाता है, यानी कि वो उधार लेकर अखराजात करने लग जाता है, तो वो रेशनल कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। अच्छा जी, अफादा की अददी पैमाइश मुमकिन है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। अब इकोनॉमिस्ट ने ये फर्ज किया है कि इस लॉ के लिए हम ये फर्ज करते हैं कि आपकी जो यूटिलिटी है इसकी जो मेजरमेंट है वो पॉसिबल है, यानी कि अब किस तरह से पॉसिबल है कि फर्ज करें कि मैंने अगर एक सेब खाया है तो फर्ज करें कि मुझे उससे यूटिलिटी जो हासिल हुई है वो 10 यूनिट है, यानी कि उसके लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर मैंने दूसरा सेब खाया है तो उससे मुझे यूटिलिटी फर्ज करें 8 यूनिट मिली है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने उसको यूटिलिटी को मेजर कर लिया है। तीसरा है जो आपका
जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिमिनिशिंग होती है, यानी कि आपका अफादा मुफ्तम तकलीली है। आप फर्ज करें कि पहला सेब खाने से मुझे 10 जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई है, तो दूसरा सेब खाने से मुझे 8 हासिल होगी, तीसरा सेब खाने से फर्ज करें 6 हासिल होगी। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, अशिया का कुल अफादा जमा किया जा सकता है, टोटल यूटिलिटी को जमा किया जा सकता है। आपने फर्ज करें कि आप यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा चार्ट बना लेते हैं। फर्ज करें कि आपने घी लिया, उससे आपको 10 यूनिट अफादा हुआ, फिर उसके बाद आपने चीनी ले ली, ठीक है जी, शुगर ले ली, तो उससे आपको 20 यूनिट अफादा हुआ। फिर आपने जो है शरबत फर्ज करें ले लिए, तो उससे आपको 30 यूनिट अफादा हुआ। तो इनको हम जमा कर सकते हैं, तो ये 60 यूनिट, हम 60 यूनिट जो है वो हमें टोटल अफादा हुआ। और लेकिन ये जमा तो हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ये भी याद रखना है कि हर चीज़ का इंडिविजुअल यूटिलिटी भी उसमें कायम रहेगी, ये नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, जर का अफादा मुहकम साकिन रहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहती है। हम यहाँ पर फर्ज करते हैं कि जो आपके पास पैसे हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है, कि आपके पास ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो उससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो सेम रहेगी। हम ये फर्ज करते हैं। इसी तरह से अशिया की तकसीम पजीरी मुमकिन है। हम यहाँ पर ये भी फर्ज करते हैं कि चीजों को तकसीम किया जा सकता है। ठीक है जी। अब फर्ज करें चीनी है, उसको हम 1 किलो है तो उसको 2 आधा किलो के भी पैकेट्स में हम तकसीम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये है हमारे अजम्पशंस है, कुछ जो है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी के। ठीक है जी। क्या अजम्पशन है? पहला कि कंज्यूमर जो है आपका रेशनल हो, बाशऊर हो। दूसरा, अफादा की अददी पैमाइश जो है वो मुमकिन है, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। तीसरा है अफादा मुख्तम जो है तकलीली है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी जो है वो जमा की जा सकती है, यानी कि अशिया का कुल अफादा जमा किया जा सकता है। उसके बाद है ज़र का मुख्तम अफादा साकिन रहता है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी होती है वो कांस्टेंट होती है। इसी तरह से अशिया की तकसीम पजीर मुमकिन है, डिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। ठीक है जी। अब हम आते हैं यहाँ पर इसकी कुछ जो है वो लिमिटेशन एंड एक्सेप्शन पर, हदूद और खामियां। अब सबसे पहले यहाँ पर जो है एक लिमिटेशन इस कानून के अजम्पशंस पर जो है वो एक तनकीद की गई है, एक खामी निकाली गई है, अफादा की अददी पैमाइश मुमकिन नहीं है। अब यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो किसी भी शख्स की जहनी कैफियत पर डिपेंड करता है, उसकी नीड पर भी डिपेंड करता है। अब फर्ज करें कि मेरे लिए यूटिलिटी मुख्तलिफ है, आपके लिए यूटिलिटी जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है जी। तो एक्चुअली जो है हम यूटिलिटी को मुय्यर नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए यूटिलिटी को ये कहना कि हर शख्स के लिए यूटिलिटी का मेयार सेम होगा या हर वक्त जो है यूटिलिटी का मेयार सेम होगा, वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है उसको मुय्यर करना। अच्छा जी, इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि सारिफिन की लाइल्मी या लापरवाही परवाही। अब हम बहुत से कंज्यूमर्स होते हैं जो रैशनली खर्च नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हर शख्स जो है वो रैशनली नहीं खर्च करता। बाद औक़ात हम फर्ज करें कि कोई शख्स है वो अपनी बेटी की शादी कर रहा है, ठीक है, वो अपनी इनकम से या उसकी जो सेविंग्स है उससे ज्यादा खर्च कर जाता है, ठीक है ना, तो ये उसकी जो है वो लापरवाही हो जाती है, जहाँ पर जो है ये आपका कानून जो है वो गलत हो जाता है। टाइम पीरियड, यहाँ पर आप तीसरी इस पे लिमिटेशन रखते हैं वक्त की, कि चीजों की यूटिलिटी जो है बाज़ औक़ात वक्त पर भी डिपेंड करती है। आप फर्ज करें कि आपने एक वॉल क्लॉक ली है, तो क्या वक्त के साथ साथ उसकी यूटिलिटी खत्म तो नहीं हो जाएगी? ठीक है जी। तो ये भी टाइम पीरियड भी यहाँ पर मैटर करता है। अच्छा, बाज़ चीजें जो है वो डिविजिबल नहीं होती हैं, यानी कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड। आप फर्ज करें कि आप मशीनरी है, अब उसको तो आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। फर्ज करें कि कपड़ा सीने वाली एक मशीन है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, तकसीम नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है। उसके बाद पब्लिसिटी के अब असरात, इफेक्ट्स ऑफ पब्लिसिटी। अब आप जब किसी चीज की एडवर्टीजमेंट आ रही होती है आपके सामने, ठीक है, अब फर्ज करें कि आपके पास 15,000 रुपए वाला मोबाइल है, ठीक है जी। अब आपकी इनकम इजाजत देती है कि आप 20,000 वाला मोबाइल खरीद लें, लेकिन आप एक एडवर्टीजमेंट देखते हैं एक मोबाइल की, ठीक है, वो 35,000 रुपए का मोबाइल है, ठीक है जी। तो आपको पसंद आ गया है, उसके फीचर्स पसंद आ गए हैं, आपकी जेब इजाजत नहीं देती, फिर भी आपने किसी तरह से अपने बाकी अखराजात साइड पे करके मोबाइल में खर्च कर दिया है, तो
तो ये पब्लिसिटी के असरात हुए, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट के असरात हुए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप रेशनल कंज्यूमर की इसमें नहीं आते हैं टर्म में, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ इक्विटी जो है वो गलत साबित होता है, ठीक है जी। उसके बाद फैशन और ट्रेडिशंस की फैशन और रस्म रिवाज की वजह से, फैशन और ट्रेडिशन की वजह से भी जो है हमारा ये कानून जो है वो पूरा नहीं आता। फर्ज करें कि एक गर्मियों का मौसम आया है, ठीक है जी, नए फैशन की जो है वो शर्ट्स आ रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, उनकी जरूरत है भी या नहीं, पिछले साल वाली उनके पास पड़ी हुई है, लेकिन अब उनने नए फैशन के हिसाब से खरीदनी है तो वो खरीदना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है फिर ये हमारे पास जो है इसकी खामी आ जाती है इस लॉ की, ठीक है जी। तो ये है था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने लॉ की मार्जिनल यूटिलिटी की हमने पढ़ी थी लिमिटेशंस, ठीक है जी। उसके बाद हमने उसकी पहले असम्पशंस पढ़ी, फिर लिमिटेशंस और एक्सेप्शंस पढ़ी। ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इस चैप्टर का हमारा बाकी जो है वो लास्ट टॉपिक रह गया कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर का, बाकी आखिरी टॉपिक हमारे पास रह गया है, तो वो हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखते हैं। इंडिफरेंस कर्व्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है वो इम्तिहानात में ये सवाल लाजमी आता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। हमारा चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है जी। अब हमारा आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, खतूत अदम तरजीह। अब ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये हम अक्सर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आता है, चाहे वो एफए के एग्जाम हो या बीए के एग्जाम हो, तो उनमें इंडिफरेंस कर्व जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसलिए इसको अच्छी तरह से समझें और इसकी अच्छी तरह तैयारी करें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन इंडिफरेंस कर्व की, उसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह की तरफ जाएंगे, ठीक है जी। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? An indifference curve indicates various combination of two goods which give consumer the equal level of total satisfaction. सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व जो है एक कर्व है जो कि दो मुख्तलिफ किस्म की जो अशिया हैं उन पर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन उनके हम जब बनाते हैं अशिया के, हम फर्ज करें कि यहाँ पर हम जो है वो फ्रूट लेते हैं कोई, और यहाँ पर कोई सब्जी ले लेते हैं, ठीक है। पहला कॉम्बिनेशन है एक फ्रूट दो सब्जी, दूसरा कॉम्बिनेशन है जी दो फ्रूट एक सब्जी, ठीक है जी। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन पर अगर एक कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है तो उससे जो कर्व बनती है, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, ये जो दो कॉम्बिनेशन है, अब ये कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब इनसे जो हमारी कर्व बनेगी हम उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, ठीक है जी। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पर जो है एक चार्ट बनाया है, ठीक है जी, एक टेबल बनी हुई है यहाँ पर। तो उसकी मदद से हम देखते हैं। सबसे पहले हम सेट्स लेते हैं, चार सेट हमने लिए 1 2 3 4 ए बी सी डी, उनको हमने नाम दिया है चार सेट्स का, ठीक है जी। उसके बाद अब हमने दो अशिया ली हैं, दो गुड्स ली हैं, एक मैंगोज है एक बनानास है, आम और केले, ये दो चीजें हमने ली हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हम उनकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी मालूम करेंगे, मुख्तम शरह इस्तेमाल, ये जो है मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम उनकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर चार जो है वो कॉम्बिनेशंस हैं और चारों कॉम्बिनेशंस पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बराबर है। ए पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बी है, बी पर बी है, तीसरा जो सेट है यानी कि सी सेट है उस पर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन बी है, चौथा सेट यानी कि डी सेट पर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बी है, इन तब लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बी है। तमाम जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो सेट्स हैं, इन पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बराबर है। तो यानी कि तो अब इनको जो अब हम कर्व बनाएंगे तो वो जो कर्व होगी वो इंडिफरेंस कर्व हमारी कहलाएगी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देखें कि पहले जो कॉम्बिनेशन है उसमें एक आम है और एक केला है, 10 केले हैं, एक आम और 10 केले यानी कि एक मैंगो और 10 बनानास। तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो नहीं है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? जब आप किसी एक चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं तो
तो उसके बदले आपको किसी चीज के कितने यूनिट जो है वो छोड़ने पड़ते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर आपने एक आम एक्स्ट्रा लिया और उसके बदले में आपने चार जो है वो बनानास जो है वो डिस्पोज कर दिए, ठीक है ना, चार बनानास आपने निकाल दिए, उनकी आपने समझे कि कुर्बानी दे दी है एक एक्स्ट्रा आम लेने के लिए, ठीक है। तो एक आम लेने के लिए आपने चार केले जो है वो छोड़े, तो 4:1 जो है वो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब आप किसी चीज का एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए किसी दूसरी चीज के जितने यूनिट छोड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं मुफ्तम शरत इस्तेमाल या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देखें, अब यहाँ पर आपने तीसरा यूनिट लिया, ठीक है जी, यहाँ पर यानी कि आपने आम का एक और यूनिट एक्स्ट्रा लेने की कोशिश की, तो उसके बदले में आपको 3 यूनिट जो है वो छोड़ने पड़े, एक एक्स्ट्रा आम और 3 यूनिट आपको छोड़ने पड़े जिसके केले के, ठीक है जी। इसी तरह से अब यहाँ पर आपने मजीद जो है 1 यूनिट लिया, तो उसके बदले में आपको 2 यूनिट जो है वो छोड़ने पड़े, ठीक है जी। 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिया और उसके बदले में आपको 2 यूनिट छोड़ने पड़े, ठीक है जी। तो ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आपने देखा कि तमाम जो सेट्स हैं ए बी सी और डी, इन तमाम सेट्स पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो बी है, वो इक्वल है, वो तब्दील नहीं हो रहा है, ठीक है जी। अब इसको अब हम इंडिफरेंस कर्व बनाकर देखते हैं कि इंडिफरेंस कर्व कैसे बनती है इसकी। अब हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हम आम ले लेते हैं, ठीक है जी, आम मैंगोज ले लेते हैं। ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पर जो है वो हम बनानास ले लेते हैं। दो दो के हमने यहाँ पर जो है वो कॉम्बिनेशंस रखे हैं, ठीक है जी। वाई एक्सिस पर जो है हमारे बनानास आ गए। अब हम पहला जो है वो सेट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि जहाँ पर एक आम था, हमारे पास एक आम है यहाँ पर, और 10 जो है हमारे पास बनानास हैं के लिए, ये यहाँ से हम इसको इस तरह से ऊपर लेकर जाएंगे, ये आपके पास हो गया 10, ठीक है जी। ये आपका एक पॉइंट हो जाता है। अच्छा, दूसरा सेट हम बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो है वो 2 आपके पास मैंगोज हैं और 6 केले हैं, ये 2। अच्छा जी, तीसरा है 3 और 3। अब यहाँ पर जो है वो दरमियान में 3 मिलेगा हमें, ये 3, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 4 और 1, 4 जो है ये 4 है, और यहाँ पर जो है वो दरमियान में हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये पहला सेट ए यहाँ पर बनता है, दूसरा सेट बी है, तीसरा सेट हमारे पास जो है सी है, चौथा सेट जो है वो डी है, ठीक है जी। ये है हमारे पास सेट। अब इन सारे पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो इंडिफरेंस कर्व जो है वो बन जाएगी। ये इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर हमारे पास जो है वो इंडिफरेंस कर्व, अब ये जो आपके पास कर्व है ये है इंडिफरेंस कर्व। अब यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हमने इस्तेमाल किए हैं उन पर जो है हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहा है, और इनके दरमियान में जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे उन पर भी हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रहेगा। तो ये है इंडिफरेंस कर्व। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़े इकोनॉमिक्स। हमारा मेन जो चैप्टर है वो कंज्यूमर बिहेवियर है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व, आज हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली खसूसियत इंडिफरेंस कर्व की
वो ये है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व हमेशा जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, यानी कि नीचे की तरफ आ रही होती है। कैसे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नीचे की तरफ आ रही होती है, लेकिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं तरफ जो है वो नीचे की तरफ आ रही होती है। यहाँ पर हम एक ग्राफ के जरिए हमने यहाँ पर पिछले चैप्टर में भी, पिछले टॉपिक में भी हमने एक ग्राफ बनाया था। अब हम वही ग्राफ से दोबारा इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसकी खसूसियात देखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि पॉइंट ए पर जो दो हमने चीजें ली हैं, एक है मैंगोज हमारे पास, दूसरी है बनाना। ठीक है, पॉइंट ए पर एक कंज्यूमर है, उसके पास 10 जो है वो बनानास हैं और एक मैंगोज है। अब यहाँ पर जब उसने एक और जो है मैंगो लिया है, तो उसके बदले में उसने सैक्रिफाइस किया है कुछ, किसको? बनानास को। अब आप देखेंगे यहाँ पर बी पॉइंट पर, ठीक है, उसके पास मैंगोज जो है वो 2 हुए हैं, लेकिन उसके साथ जो है वो बनानास उसके कम हो गए हैं, 10 से 6 हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये कमी आई। इसी तरह से सी पॉइंट पर उसके ने मजीद एक आम लिया है, यानी एक मैंगो और लिया है, और उसके साथ जो है 3 जो है उसने सैक्रिफाइस किए हैं, क्या? बनानास। तो 3, अब टोटल उसके पास जो है वो बनानास रह गए 3। इसी तरह से डी पॉइंट पर उसने मैंगो एक और लिया है, तो 4 मैंगोज उसके पास हो गए, लेकिन उसके साथ ही उसके पास जो है बनाना उसने जो है 2 और सैक्रिफाइस किए हैं, तो एक उसके पास बनाना रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व जब होती है तो कंज्यूमर अपनी किसी एक प्रोडक्ट की, किसी एक शय की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए दूसरी चीज के यूनिट्स को छोड़ता है। ठीक है, इसी वजह से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है जी, अगर ये अपवर्ड स्लोपिंग हो तो वो हमारी इंडिफरेंस कर्व नहीं बनती है। आप यहाँ पर देखें, ये इंडिफरेंस कर्व जो है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग किस तरह से है? आप देखें कि इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर कंज्यूमर के पास 2 मैंगोज हैं और 4 बनानास हैं। ठीक है, लेकिन बी पॉइंट पर अब कंज्यूमर ने एक मैंगो एक्स्ट्रा लिया है, 3 मैंगोज हो गए, लेकिन उसकी बजाय उसने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया बनानास, बल्कि बनानास भी उसके पास जो है वो बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बनानास उसके पास बी पॉइंट पर जो है 6 हो गए। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व की खसूसियात में नहीं आता, डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। हमने पढ़ा था कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आती है, ये हमारी इंडिफरेंस कर्व जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है जी, अच्छा, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बनानास जो है, बनानास है और यहाँ पर मैंगोज है। ठीक है, अब ए पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पर हमारे पास जो टोटल मैंगोज हैं वो है 1, ठीक है, और बनानास है 6। हमने एक्स्ट्रा मैंगो लिया है, तो उसके बदले में हमने बनानास जो है वो सैक्रिफाइस नहीं किया। हमारे पास मैंगोज तो बड़े हैं, लेकिन बनानास जो है वो सैक्रिफाइस नहीं हुए, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व की नफी होती है। अब ये इंडिफरेंस कर्व आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल भी नहीं होती है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद एक और एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंगोज हैं और बनानास हैं। अब ए पॉइंट पर उसके पास एक बनाना है और 3 मैंगोज हैं, लेकिन बी पॉइंट पर उसके पास बनानास 2 हो गए, मैंगोज 3 रह गए, यानी कि उसने मैंगोज सैक्रिफाइस नहीं किए हैं, लेकिन उसके पास एक और बनाना आ गया, तो ये भी इंडिफरेंस कर्व की जो है डेफिनेशन के खिलाफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन तीन एग्जांपल से हमने ये पढ़ लिया कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा जी, अब हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की, कि इंडिफरेंस कर्व जो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, यानी कि कता नहीं करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व बनाई है। अब हम सपोज करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को कता करते हैं, यानी कि पॉइंट बी पर इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि कता कर रही है। अब दो इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास, पहली इंडिफरेंस कर्व है IC1 और दूसरी इंडिफरेंस कर्व है IC2। अब ये दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं जो कि पॉइंट बी पर एक दूसरे को कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने पढ़ा कि इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो हम प्रूव करेंगे कि ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, और ये जो है गलत है इंडिफरेंस कर्व के प्रॉपर्टीज की रूह से। ठीक है जी, अब देखें कि अब
इंडिफरेंस कर्व 1 जो है हमारी, ये है हमारी इंडिफरेंस कर्व 1, ये वाली, ठीक है जी। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है जी। इन दोनों पॉइंट्स पर एक कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसी तरह से अब इंडिफरेंस कर्व 2 है, इस पर भी दो पॉइंट, एक सी है और एक बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स पर भी कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर। अब हम यहाँ पर देखते हैं अलजेब्रा के रूल से कि अगर a इज इक्वल टू बी है और b इज इक्वल टू सी है तो a इज इक्वल टू सी है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं इंडिफरेंस कर्व में कि अब a पॉइंट पर, ये हमारा जो a पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम एक कंज्यूमर के पास जो है टोटल जो 8 जो है उसके पास बनानास थे और एक मैंगो था, ठीक है जी। लेकिन अगर हम सी पॉइंट पर हमने लिखा यहाँ पर अलजेब्रा के रूल से कि a इज इक्वल टू सी, तो हम इन दोनों को प्रूव कर रहे हैं। अब देखें, अब कंज्यूमर जो है ए से सी की तरफ जब गया है, ठीक है जी, ए से सी की तरफ जब गया तो उसके पास मैंगोज तो 2 हो गए हैं लेकिन बनानास 8 रहे हैं। उसने बनानास जो है वो सैक्रिफाइस नहीं किया, बनानास नहीं छोड़े हैं, ठीक है जी। तो इस हिसाब से हमने ये पढ़ा था कि जब एक कंज्यूमर किसी एक चीज या एक्स्ट्रा यूनिट लेता है तो किसी दूसरी चीज के जो यूनिट्स होते हैं उसको छोड़ने पड़ते हैं। कंज्यूमर ने यहाँ पर यूनिट नहीं छोड़े हैं, तो इस हिसाब से ये हमारा रूल के मुताबिक ये गलत है, हमारी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इंडिफरेंस कर्व की तो गलत है। तो हम यहाँ पर जो है वो साबित कर लिया कि इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को कता नहीं करते। अच्छा जी, हमारी तीसरी जो है खसूसियत है इंडिफरेंस कर्व की, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, यानी कि मबदा से महत्व। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है और कन्वेक्स जो है वो ये शेप होती है। यहाँ पर हमने इसकी जो इंडिफरेंस कर्व की हम जो कर्व बनाई थी उसी कर्व को हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब देखें कि अब हम दूसरी तरफ आते हैं, नेगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन, कि क्या इस तरह की भी इंडिफरेंस कर्व हो सकती है कि नहीं। अब यहाँ पर देखें कि ये ए पॉइंट है, ठीक है। ए पॉइंट पर आप देखें कि उसके पास जो है मैंगोज जो है 1 है और बनानास जो है 10 है, ठीक है जी। अब बी पॉइंट पर उसने जो है 2 बनानास छोड़े हैं एक मैंगो लेने के लिए, फिर 2 बनानास छोड़े एक मैंगो लेने के लिए, फिर 2 बनानास एक मैंगो के लिए, फिर 2 बनानास एक मैंगो के लिए। तो आखिर बी पॉइंट पर उसके पास 5 मैंगोज हो गए और 2 बनानास हो गए। तो ये उसके हमारे पास 5 जो है वो पॉइंट हो गए हैं, ए बी सी डी और ई। अब इनको जब हम मिलाते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ठीक है जी। तो इस तरह ये भी हमारे पास जो है ये हमारी इंडिफरेंस कर्व की खसूसियात के खिलाफ है। इसी तरह से हम तीसरी लेते हैं कनकेव टू ओरिजिन की, क्या ये कनकेव टू ओरिजिन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब यहाँ पर कि जब एक कंज्यूमर है वो किसी एक चीज का एक्स्ट्रा यूनिट जब लेता है तो उसके बाद उसके बदले में वो कोई दूसरी चीज का एक यूनिट जो है वो छोड़ता है। लेकिन जब वो दूसरा यूनिट एक्स्ट्रा लेने लगते हैं तो पहली हमारे पास जो दूसरी चीज है उसका एक इजाफी यूनिट छोड़ता है। अब इसको मैं मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर उसके पास ए पॉइंट है, ठीक है जी, यहाँ पर उसके पास एक मैंगो था और 9-10 बनानास थे, ठीक है। तो पहला उसने मैंगो और लिया, उसके बदले में उसने एक बनाना जो है वो छोड़ा है बी पॉइंट पर, ठीक है। लेकिन अगर आप सी पॉइंट पर एक और उसके ने जब मैंगो लिया है तो उसके बदले में उसने 2 बनानास छोड़े हैं, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पर उसने एक और जो है मैंगो लिया, उसके बदले में उसने 4 बनानास जो है वो छोड़े हैं, ठीक है जी। यहाँ पर उसने 1 फिर 2 फिर 4 यानी कि पहले से ज्यादा जो है वो बनानास छोड़ रहा है, ठीक है जी। तो उससे जो है वो कनकेव जो है वो सूरत हाल बन जाती है जो हमारे इंडिफरेंस कर्व के जो खसूसियात है उसके खिलाफ है कि जब वो इतनी ज्यादा मिकदार छोड़ रहा होगा तो उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी उन पॉइंट्स पर। अच्छा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं। आप फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है वो पेन है तो उसके लिए हमें इंक जरूरी होती है, अगर इंक नहीं है तो फिर पेन का कोई फायदा नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि हम बहुत ज्यादा इंक्स लें और हमारे पास पेन एक ही हो तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है।
इसी तरह से बहुत ज्यादा पेन हो और एक ही इंक का डब्बी हो छोटी, तो हमें उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इस सूरत में जो इंडिफरेंस कर्व होती है आपकी, वो इस एल शेप में बनती है, यानी कि 90 डिग्री पर, ठीक है। तो इन बातों से हमने ये अंदाजा लगाया है कि कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है इंडिफरेंस कर्व। ये थी इसकी तीसरी खसूसियत। अच्छा जी, हम चौथी खसूसियात पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व की, कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द लोअर कर्व, कि जो सबसे नीचे वाली कर्व होती है, अगर हम उसके ऊपर वाली कर्व पे जाएंगे तो हमें लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा, अगर उससे ऊपर वाली कर्व पर जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। इसको हमने इस ग्राफ के जरिए देखा है कि एक्स एक्सिस पर हमारे पास एम है, यानी कि मैंगोज हैं, और वाई एक्सिस पर बनानास हैं। तो हमारी जो कर्व बनी IC1, उसके बाद एम डैश और बी डैश, ये IC2, आप ये देखें कि ये IC2 यहाँ पर है, यानी कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमारा जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ चला गया है, ठीक है जी। फिर आप एम डबल डैश और बी डबल डैश, तो सी पॉइंट पर यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मजीद जो है वो ऊपर चला गया है, यानी कि हर ये जो तीसरी कर्व है, ये दूसरी से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, दूसरी जो है पहली से ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। अब हम इसकी पांचवी खसूसियत पढ़ते हैं, कैन नॉट टच एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ये एक्स एक्सिस को टच करेंगी तो इसका मतलब ये है कि किसी एक जो है हमारी जो प्रोडक्ट थी, हमारी जो चीज थी, उसकी कीमत जो है वो जीरो हो गई, उसके यूनिट्स जो है वो जीरो हो गए हैं। अब यहाँ पर जो है अगर ये एम यहाँ पर टच कर दिए है तो इसका मतलब ये है कि मैंगो जीरो हो गए। इसी तरह से बनानास यहाँ पर टच कर गए हैं तो फिर ये बनानास हमारे पास जो है वो जीरो हो गए हैं। तो ये टच नहीं कर सकते हैं एक्सिस को। उसके बाद नॉट नेसेसरी पैरेलल टू ईच अदर, लाजमी नहीं है कि एक दूसरे के मुतवाज़ी हो। आप यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक दूसरे के करीब आ रही है, फिर यहाँ पर दूर हो रही है, फिर यहाँ पर करीब आ रही है। तो ये लाजमी नहीं है कि यूं चल रही हो, या लाजमी नहीं है कि बिल्कुल ही एक ही फासले पर चल रही हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हमने 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इंडिफरेंस कर्व की। तो इसके साथ ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का जो टॉपिक है वो चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो है चैप्टर हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स, और उसमें हम आगे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिकल फार्मूलाज के जरिए उन वेरिएबल्स की एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।